by using dimensional analysis we can find relationship between different physical quantities। हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। अलग अलग तरह के फिजिकल क्वांटिटीज के बीच अगर आप चाहेंगे तो रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ ध्यान से समझिए। जैसे आप इसको एक एग्जांपल की तरह लीजिए, समझिएगा ध्यान से। मान लो तुमसे ये बोला गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ L and acceleration due to gravity G। Find relationship between time period T, L and G। देखो एकदम शॉर्टकट में लिखा हुआ क्वेश्चन। मान लो जैसे तुमसे ये बता दिया गया कि कोई एक सिंपल पेंडुलम लीजिए और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम, आप लोग सिंपल पेंडुलम समझते हैं? सिंपल पेंडुलम चलो यहां दिखा दे। यहां से एक सिंपल पेंडुलम ऐसा है, ये बॉब है। तो इस सिंपल पेंडुलम को जब आप इस तरह से ऑसिलेट करके छोड़ेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है लेंथ पे और जी पे। इसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है लेंथ पे और जी पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और लेंथ के ऊपर। ये दो चीज के ऊपर वो टाइम पीरियड डिपेंड करता है, ऐसा बोला है। आपको क्या करना है, इस टाइम पीरियड लेंथ और जी के बीच रिलेशन डिराइव करना, उनके बीच का रिलेशन डिराइव करना है आपको। तो देखो जी, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का तरीका समझने का कोशिश करो। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप उस क्वेश्चन में देखिएगा कि कौन फिजिकल क्वांटिटी और किस पे डिपेंड करता है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और सोच के बताइए कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है और किस पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब आपका पहला लाइन होगा T प्रोपोर्शनल L एंड G। समझते जाना, हम आपको 3-4 स्टेप बताएंगे। कोई भी नया क्वेश्चन होगा ये 3-4 स्टेप फॉलो करो, तुम्हारा आंसर आएगा। T प्रोपोर्शनल L एंड G। अब इसके बाद का अगला स्टेप होता है कि इन पे खुद से पावर एज्यूम करना, x और y। लेंथ पे पावर x खुद से मान लिए, g पे पावर y खुद से मान लिए। अब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाइएगा, वहां एक कांस्टेंट लीजिएगा, L पे पावर x और g पे पावर y है। क्या यहां तक किसी को डाउट? हम बोल रहे हैं जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी और किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या तुमको ये क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ और जी पे? लिख दिए उसको, लेकिन ये पावर खुद से लेना है x और y। और पता है आप जो आगे स्टेप्स फॉलो करेंगे उसका बेसिक थीम होगा कि हमको x और y निकालना है। तो देखो, आगे प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट खुद से मान लो। इसके बाद क्या टर्म आएगा, पुटिंग डायमेंशन ऑफ इस टर्म, हर टर्म का डायमेंशन पुट करो। t टाइम पीरियड है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला t हो गया।
ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, 1 लिख दो, डायमेंशनलेस को 1 लिखो, फिर एल लेंथ है, लेंथ का एल लिख दो, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो lt माइनस 2 पे पावर y डाल दो। बोलो बोलो, यहां तक समझने में दिक्कत किसी को? समझ में आया? क्या नहीं समझे? अरे गजब करता है तुम लोग, अब एक का आधा आधा घंटा में आगे हम शुरू से पढ़ाते रहे। बाद में देखो, पढ़ा रहे थे कि डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हम लोग चाहेंगे तो रिलेशन निकालेंगे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन निकालना। तो निकालने के लिए तरीका सिखाया गया कि एक क्वेश्चन दिए, बोले कि देखो यहाँ टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का डिपेंड करता है लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, तुमको वो टी एल और जी में रिलेशन निकालना है। तो जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको खुद से ये पता चलेगा कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे यहाँ टाइम पीरियड है, और किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो टाइम पीरियड डिपेंड करेगा लेंथ पे और जी पे, लेकिन खुद से आपको पावर लिखना पड़ेगा एक्स और वाई, आपको खुद से वो पावर लिखना है एक्स और वाई। अब आप यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट लगाएं के, उसके बाद आपको हर टर्म का डायमेंशन लिखना होगा। तो ये टाइम पीरियड है तो टी होगा, के कांस्टेंट है तो 1 होगा, एल का लेंथ लिख दिए और जी का एक्सेलरेशन का डायमेंशन पुट कर दिए। ठीक है, अब आप सुनिए, अब आप सुनिए आपका थीम क्या है कि आपको एक्स और वाई निकालना है। तो हम उसके लिए 2-3 स्टेप आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, क्या इसको फिर से लिख सकते हैं, टी लेंथ पे पावर, देखो यहाँ x और यहाँ y है तो x प्लस वाई लिख दे, और t पे पावर माइनस 2y लिख दे। बोलो बोलो, सही है? उसके बाद लिखेंगे इक्वेटिंग पावर ऑफ सेम बेस, मतलब दोनों तरफ, इधर में t है तो क्या इधर l पे पावर 0 है लेफ्ट हैंड साइड में? फिर से लिख देते हैं, क्या t पे पावर 1 को हम लिख सकते हैं m पे पावर 0, l पे पावर 0 और t पे पावर 1? बोलो बोलो। हाँ, तो l पे पावर 0 और l पे पावर x प्लस वाई, तो आया ना 0 इज इक्वल टू x प्लस वाई, या फिर x इज इक्वल टू माइनस वाई। t पे देखो 1 है और राइट हैंड साइड में देखो t पे पावर माइनस 2y है, तो 1 इज इक्वल टू माइनस 2y या y इज इक्वल टू माइनस 1/2। इस y के वैल्यू को यहाँ पुट करेगा तो क्या x आएगा प्लस 1/2। तो आपको मिला ऐसा कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू k, l पे पावर x, x मतलब 1/2, g पे पावर y, y मतलब माइनस 1/2। तो टाइम पीरियड का इक्वेशन हो गया k अंडर रूट l, और g पे पावर माइनस हाफ है भाई, तो k अंडर रूट l ऊपर अंडर रूट g नीचे, या फिर आप लिखेंगे t इज इक्वल टू k अंडर रूट l बाई g। दिस इज द रिलेशन। कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, अभी आपको क्वेश्चन पे ही प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको पता करना है कि कौन फिजिकल क्वांटिटी है और किस किस पे डिपेंड करता है। पहले ये लाइन लिखेगा, पावर खुद से देगा x y z, फिर प्रोपोर्शनल हट के कांस्टेंट, हर टर्म का डायमेंशन लिखना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, दोनों तरफ के बेस वाले को पावर इक्वेट करना है, और वहां से वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, नोट करो इतना। क्वेश्चन बनाते हैं अगला। L का पावर 0 है, यहाँ L पे पावर 0 है ना, क्योंकि केवल t है। so equating powers of the same base के बाद, हाँ, L पे पावर 0 है इज इक्वल टू L पे पावर x प्लस वाई। लेफ्ट 0 क्यों लिख दिया था, वैल्यू 1 ना होगा। P अगर है केवल तो क्या हम उसको m0 L0 T1 लिखेंगे?
तो एल पे पावर 0 ना है, और एल पे पावर एक्स प्लस वाई यहां, समझा? तो 0 ना इक्वेट हुआ एक्स प्लस वाई के साथ, समझे जी जो पूछ रहे थे एल पे पावर 0? हाँ बोलो दूसरा। सर वो नीचे क्या लिखे सर? x इक्वल टू सर x इक्वल टू माइनस वाई के नीचे प्लस हाफ, यहाँ आया ना y माइनस हाफ, तो यहाँ प्लस हाफ। ठीक है। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी एक मिनट, विस्कस ड्रैग फोर्स F depends on coefficient of viscosity eta, radius r, and velocity v of body. Then find relationship between force, eta, radius and velocity. ये मान लो एक तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन बना दिया गया, क्राफ्ट कर दिया गया, बोला गया कि चल भाई इसमें रिलेशन ये फाइंड आउट कर। तो बताओ कौन सा फिजिकल क्वांटिटी और किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? पहला लाइन यही इंपॉर्टेंट है। सर विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी। वेरी गुड। तो आपका पहला लाइन यही होना चाहिए कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी पे। तो इस बार आपको 3 पावर खुद से मानना पड़ेगा, x y z, और तुम्हारा थीम क्या है कि आप जो भी आगे काम करेंगे उसका मोटो एक ही होगा कि आपको x y z निकालना है। तो उसका तरीका एकदम सिंपल है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ, यहाँ कांस्टेंट लगाओ, ईटा पे पावर x, रेडियस पे पावर y और वेलोसिटी पे पावर z। उसके बाद पुटिंग डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, हर टर्म का डायमेंशन पुट करो, पुटिंग डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है mlt-2, कांस्टेंट को 1 लिख दिए, ईटा ml-1 t-1 पावर x, रेडियस l पे पावर y, वेलोसिटी lt-1 पे पावर z। क्या आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन याद है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन आपको याद है? तो याद होना चाहिए, नहीं याद होगा आप फंस जाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, mlt-2 लेफ्ट में, जरा गौर करना, m पे पावर x है और तो m कहीं है नहीं, तो m पे पावर x अकेले लिख लो। l पे देखो -x प्लस y प्लस z, -x प्लस y प्लस z, समझा क्या सबको? ही t पे बताओ खुद से, t पे -x होगा और क्या होगा? -z होगा। वेरी गुड।
अब देखो अगला स्टेप, इक्वेटिंग पावर ऑफ सेम बेस, इक्वेटिंग पावर ऑफ सेम बेस। देख भाई, लेफ्ट हैंड साइड में m पे पावर 1 है, राइट हैंड साइड में m पे पावर x है, तो x इज इक्वल्स टू 1, पहला आंसर। l पे पावर 1 है और राइट हैंड साइड में माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो 1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, रहने दो अभी। t पे पावर माइनस 2 है और यहाँ t पे पावर माइनस एक्स माइनस जेड है, तो यहाँ माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस जेड, माइनस कैंसिल, 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड। x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1 प्लस जेड, तो क्या यहाँ z1 आया, z1 x1। चलो अभी यहां से आगे बढ़ते हैं। 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस वाई और प्लस 1, 1 1 कैंसिल, तो y भी तो 1 आया। बोलो बोलो, समझ में आया? तो आपके फोर्स का इक्वेशन हो गया k, ईटा पे पावर x, रेडियस पे पावर y और वेलोसिटी पे पावर z। सो फोर्स का इक्वेशन हो गया k ईटा आर भी, ये रहा तुम्हारा रिलेशन। आप कैलकुलेशन पे ध्यान ना दें, आप स्टेप्स पे ध्यान दें कि सर स्टेप क्या फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में पूछते हैं कि देख भाई कौन किस पे डिपेंड किया ये पता कर, और पावर खुद से डाल, उसके बाद एक कांस्टेंट, उसके बाद हर टर्म का डायमेंशन, उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, और फिर दोनों तरफ के पावर को इक्वेट करना, सेम बेस के पावर को इक्वेट करके इक्वेशन का सॉल्यूशन। नोट करो, अगला क्वेश्चन तुम बनाएगा, नोट करो इसको। सर वो इक्वेटिंग के पहले क्या किया था सर? यहाँ m पे पावर x है ना, तो लिख दिए। हाँ सर। यहाँ l पे पावर माइनस x है, यहाँ y है और यहाँ z है, तो एक साथ लिख दिए माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जानता है ना ये। हाँ सर। और t पे भी यही काम किए, तब ना फिर इक्वेट करेंगे। हाँ सर, ठीक है सर। लिखो क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी ब्रैकेट में v ऑफ एनी फ्लूइड depends on coefficient of viscosity, depends on coefficient of viscosity, ब्रैकेट में ईटा का सिंबल दे देना, कॉमा रेडियस ऑफ पाइप ब्रैकेट में स्मॉल आर, and density of fluid ब्रैकेट में d लिख दो, स्मॉल d, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ब्रैकेट में d स्मॉल d। then find relationship between v comma eta comma r and d, v comma eta comma r and d। चलो बनाओ फटाफट। हाँ बोलो। सर आ गया। कितना? V is equals to K N by क्या ये आया? K ईटा बाई आर डी, यही आंसर है। हाँ ठीक है,
चलो जी फटाफट सब कोई बनाओ, लाओ आंसर। आया सभी का सेम आंसर, के ईटा बाई आर डी। गलत है, एक बार ट्राई कर लेना, सबका आंसर आ गया, ठीक है, खुद से बनाना, डायमेंशन सबका सही पुट करना, आ जाएगा आंसर। चलो ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर आपका आंसर आएगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना के से काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन its linear momentum ब्रैकेट में p स्मॉल p and mass small m then find relationship between kinetic energy, momentum and mass. Kinetic energy, momentum and mass. चलो बनाओ फटाफट। आ गया? क्या है आंसर? आंसर बोलो। Kinetic energy is equal to momentum by mass. p स्क्वायर बाई m होगा। p स्क्वायर बाई m होगा, p स्क्वायर बाई m। सर आ गया। हाँ ठीक है, तो अभी जिनका गलत हुआ आप लोग चेक कर लीजिए जी, बनेगा, बन रहा ना सबसे? ठीक, तो चलो अब इसको स्किप करते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे, जरूर आपको आ जाएगा, बस आप प्रैक्टिस का है, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना, जरूर बनेगा। इसका लिमिटेशन खत्म करें, लिमिटेशन। चलो जी आगे बढ़ जाए ना। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन। चलो जी सबसे पहला देखो, dimensional analysis cannot give value of dimensionless constant। जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा। अभी आप देखिए, आप एक रिलेशन डिराइव किए k अंडर रूट एल बाई जी, फिर आप एक रिलेशन डिराइव किए f इज इक्वल्स टू k ईटा आर भी, फिर आप एक रिलेशन खुद से भी डिराइव किया, आप निकाले थे b इज इक्वल्स टू k ईटा बाई आर इंटू डी, फिर अभी भी आप एक रिलेशन निकाले, आप निकाले काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू k p स्क्वायर बाई m। याद आया? अभी ना किया आप लोग ये काम, लेकिन आपको पता है यहाँ पे हर k का एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ k होता है 2 पाई, यहाँ का जो k है वो होता है 6 पाई, यहाँ का जो k है वो होता है RH, एक नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर, 0 से लेके 3000 तक वैरी करता है, उसको छोड़ दो। यहाँ पे जो आप k देख रहे हैं वो होता है 1/2।
डायमेंशन कभी भी इस कांस्टेंट का वैल्यू आपको नहीं बता पाएगा। डायमेंशन कभी भी आपको वो कांस्टेंट एग्जैक्ट कितना है इसका वैल्यू नहीं बता पाएगा, ये उसका लिमिटेशन है। तो सर हम लोग क्या ये कांस्टेंट लिखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। डायमेंशन में जब आएगा कि रिलेशन बनाओ तो तुम ये रिलेशन बना के छोड़ देना। इस चैप्टर का लिमिटेशन है कि उसमें के का वैल्यू क्या होगा ये एग्जैक्ट पता नहीं चलता। क्या समझे? तो डायमेंशन से कभी भी कांस्टेंट का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है ये पता नहीं चलता, ये पहला लिमिटेशन है। दूसरा देखो, by using dimensional analysis we can find only that relation which contain वन टर्म, केवल एक टर्म। जैसे एक टर्म का मतलब क्या है? देखिए सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म हम देखते जा रहे हैं। जैसे t इक्वल्स टू के अंडर रूट एल बाई जी, ये डिराइव होगा। f इज इक्वल्स टू के ईटा आर भी, ये डिराइव होगा। बट अगर आप बोलेंगे कि सर s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को डायमेंशन से डिराइव कर दीजिए, तो ये डिराइव नहीं होगा क्योंकि इसमें दो टर्म है। क्या बात समझ रहे हैं? डायमेंशन की मदद से केवल वही इक्वेशन डिराइव हो सकता है जिसमें एक सिंगल टर्म हो। अगर एक से ज्यादा टर्म हो गया तो वो डायमेंशन से डिराइव नहीं होता, वो दूसरा तरीका है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंस कुछ और है, इससे नहीं होगा। अगर तुमको कोई बोल दे कि इसको डिराइव करो v इक्वल्स टू u प्लस एटी, तो याद रखना ये डायमेंशन से नहीं होगा, ये डायमेंशन से नहीं होगा। आप इसको लोअर क्लास में डिराइव किए थे ना, ट्रायंगल और ट्रेपेजियम का एरिया से, याद आया आपको? ये आप डायमेंशन से नहीं कर सकते, डायमेंशन से नहीं कर सकते। तो डायमेंशन का दो लिमिटेशन, एक वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट का वैल्यू नहीं बताता, दूसरा वैसे ही इक्वेशन को डिराइव कर पाएगा जिसमें सिंगल टर्म है। अगर एक से ज्यादा टर्म हो गया डायमेंशनली, आप उसको डिराइव नहीं कर पाएंगे। थर्ड देखिए, एनी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन may or may not be फिजिकली करेक्ट। क्या लिखा हुआ है इसका मतलब समझो। s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बोलो ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट? करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट। बताओ ये फिजिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट? फिजिकली भी करेक्ट है, वेरी गुड। अच्छा, अगर हम इसी को s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस 1/380 स्क्वायर लिखते हैं, तो क्या डायमेंशन में आप 1/2 या 1/3 को लेके चलते हैं? तो ये तो डायमेंशनली फिर से करेक्ट आएगा ना? ये डायमेंशनली करेक्ट आएगा, ये डायमेंशनली करेक्ट आएगा, बट फिजिकली क्या है? इनकरेक्ट है। तो लाइन, वो जो ऊपर लाइन में लिखा है उसको जरा मीनिंग वाइज क्लियर रखना। कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है
कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट भी हो सकता है, फिजिकली इनकरेक्ट भी हो सकता है। इज दिस क्लियर? अब एक लाइन उल्टा बोलते सोच के बोलना। अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा या क्या होगा बताओ? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम उस लाइन को यहां मेंशन करना चाहते हैं। इफ एनी इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट, वर्ड का सिलेक्शन ध्यान से देखना। इफ एनी इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट, इट मस्ट बी, यहां है मे बी, मे और मे नॉट, यहां है मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट, मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। आई होप सो ये तीनों पॉइंट क्लियर हुआ अभी तक? कोई डाउट किसी को? नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट। हाँ जी, हो गया सभी का? If any equation is physically correct, it must be dimensionally correct. ये वाला ना? Yes, sir. If any equation is physically correct, it must be dimensionally correct. अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट जरूर होगा। ओके, कुछ इक्वेशंस देखो, जैसे y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। आगे देखो I इज इक्वल्स टू I नॉट e पे पावर माइनस p बाई टॉ। और इक्वेशन देखो W इज इक्वल्स टू 2.303 RT log V1 बाई V2। एक्चुअली इन तीन इक्वेशंस में हम क्या दिखाना चाहते हैं? क्या ये सब सिंगल टर्म का इक्वेशन है? हाँ, लेकिन फिर भी आप डायमेंशन से इन सबको डिराइव नहीं कर सकते। कारण क्या है? दोज इक्वेशंस which contain any trigonometric ratio, logarithmic function और exponential function cannot be derived by using dimensional analysis। कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, आप कभी भी उसको डायमेंशन से डिराइव नहीं कर सकते। तो सर आखिर इन तीनों टर्म का होता क्या है? हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसका डायमेंशन होता है 1, मतलब डायमेंशन लेस। 1 का मतलब हो गया m नॉट l नॉट t नॉट। m नॉट l नॉट t नॉट का मतलब हो गया डायमेंशन लेस। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा अगर आपके पास लॉग फंक्शन है तो ये भी डायमेंशन लेस है। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो भी डायमेंशन लेस है।
तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस, हर लॉगरिथमिक फंक्शन डायमेंशनलेस, हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस। कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें लॉग, एक्सपोनेंट या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, उसका डायमेंशनली आप कभी भी डेरिवेशन नहीं कर सकते। क्या ये टॉपिक क्लियर समझ में आया? अब देखो इस पे एक न्यूमेरिकल आता है, खास तरह का न्यूमेरिकल, हम लोग उस पे काम करेंगे, लास्ट खत्म करें इसको। देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन है ऐसा, अगर y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t है, where y equals to displacement and t equals to time, find dimension of a and dimension of omega। आपको a का डायमेंशन और ओमेगा का डायमेंशन निकालना है। क्लियर है? अब देख ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का तरीका क्या है, जो आप पढ़े हैं उस चीज को देखिए, एकदम आराम से समझिए। क्योंकि आपके पास लिखा है y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, और अभी आप पढ़ाई कर चुके हैं कि ये वाला जो टर्म है वो डायमेंशनलेस है। अगर ये टर्म डायमेंशनलेस है तो y और a का डायमेंशन सेम होगा? बोलो बोलो। तो पहला आंसर आ गया कि a का डायमेंशन जो है वो y के डायमेंशन के बराबर, कहने का मतलब लेंथ है। अब आओ, सिंस साइन ओमेगा टी डायमेंशनलेस है, तो ये तभी पॉसिबल है जब अंदर वाला एंगल भी डायमेंशनलेस हो। साइन ओमेगा टी डायमेंशनलेस मतलब ओमेगा टी डायमेंशनलेस। क्लियर है? तो ओमेगा टी को 1 करो तो क्या ओमेगा 1/t आया, और 1/t का मतलब 1/t, कहने का मतलब इसका डायमेंशन हो गया t-1, तो ओमेगा का डायमेंशन हो गया t-1, और a का डायमेंशन आपके पास है लेंथ के बराबर। देखिए कहीं समझने में दिक्कत किसी को? चलो यहां तक नोट करो, अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसका, फटाफट जल्दी करो। अगला क्वेश्चन है, p इक्वल्स टू अल्फा e पे पावर माइनस बीटा एंड t, इफ p इक्वल्स टू प्रेशर बीटा t माइनस बीटा t, e मतलब एक्सपोनेंट, ओके। p है प्रेशर, t है टाइम, तुमको अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है और तुमको बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए अगर p लिखा है अल्फा e पे पावर माइनस बीटा इन t, तो सबसे पहला काम, ये वाला टर्म तो डायमेंशनलेस होगा। तो क्या p और अल्फा का डायमेंशन सेम है? तो अल्फा का डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के बराबर, और प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml-1 t-2, सही है। अब चलो एक्सपोनेंट पे बात करो, e पे पावर माइनस बीटा t डायमेंशनलेस, और ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब पावर माइनस बीटा टी डायमेंशनलेस हो। देखो भाई, डायमेंशन में माइनस माइनस का काम नहीं होता, तो सीधा सीधा आप ऐसे सोचो, सीधा सीधा ऐसे सोचो कि बीटा इंटू टी 1 हो गया, या फिर बीटा 1/t हो गया, कहने का मतलब 1/t। सो बीटा का डायमेंशन हो गया t-1। एक्सपोनेंट तभी डायमेंशनलेस होता है जब उसका पावर डायमेंशनलेस हो।
एक्सपोनेंट तभी डायमेंशनलेस होता है जब उसका पावर डायमेंशनलेस हो। तो पावर को डायमेंशनलेस इक्वेट करके, डायमेंशनलेस मतलब कितना, 1, इक्वेट करके आप निकाल लीजिए जो निकालना है। क्या इसको समझने में कहीं किसी को दिक्कत? नो सर।